आज की इस वीडियो में जो आप पढ़ोगे वो आपका दिन निषेचन या त्रिक संलयन और भ्रूणपोष व भ्रूणपोष के प्रकार। तो आज की जो वीडियो में आप स्टार्ट जो आप पढ़ोगे यानी आपको जो पढ़ाया जाएगा, नंबर फर्स्ट पॉइंट है आपका दिन निषेचन या इसे त्रिक संलयन, दिन निषेचन या त्रिक संलयन कहते हैं। दूसरा है भ्रूणपोष व इसके प्रकार। तो इस वीडियो में जो आप स्टार्ट करोगे, आप पढ़ोगे दिन निषेचन जिसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, त्रिक संलयन इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। दूसरा है भ्रूणपोष एंडोस्पर्म व इसके प्रकार एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। तो पहली ही जो वीडियो आप स्टार्ट करोगे वो दिन निषेचन या त्रिक संलयन से स्टार्ट कीजिए। दिन निषेचन या त्रिक संलयन इसे आप डबल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, और दूसरा इसका जो अन्य नाम है त्रिक संलयन, इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कह दिया जाता है। अब बात आती है कि दिन निषेचन और त्रिक संलयन, हमेशा ध्यान रखना कि आवृतबीजी पादपों में ही आपका दिन निषेचन और त्रिक संलयन की क्रिया पाई जाती है। अब ये क्रिया होती क्या है, तो देखो भ्रूणकोश में जो अंड कोशिका उपस्थित होती है उससे आपका नर युग्मक संलयन होकर आपका युग्मक संलयन अर्थात सत्य निषेचन जैसी क्रिया करता है। तो आपकी इसमें डेफिनेशन, भ्रूणकोश की जो संरचना थी वो आपकी इस प्रकार से थी। ये आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं, ये आपकी सहायक कोशिका, ये अंड कोशिका मध्य में, और ये आपका द्विध्रुवी केंद्र। तो पहले समझ लीजिए, ये आपका एंडोसैक भ्रूणकोश है। तो भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका ये आपकी एग सेल होती है। भ्रूणकोश में उपस्थित अंड कोशिका से नर युग्मक यानी मेल गैमेटोफाइट संयोजित या संलयन होता है। इस क्रिया को सत्य निषेचन या प्रथम निषेचन कहा जाता है। और दूसरी बार जो क्रिया होती है, अब आपने डायग्राम मैंने ये बनाया था आपको पिछली वीडियो में, ध्यान करिए। पराग नलिका में जो युग्मकों की, नर युग्मकों की संख्या थी वो आपकी 2 थी। नर युग्मक, पहला जो युग्मक होता है वो तो आपकी अंड कोशिका से संयोजित हो जाता है या संलयित हो जाता है, वो आपका प्रथम या सत्य निषेचन कहलाता है। दूसरा जो नर युग्मक होता है वो अमीबीय गति, ध्यान रखना कौन सी गति, अमीबीय गति या अन्य गति के द्वारा ये आपके द्विध्रुवी केंद्र से संयोजित हो जाता है। तो आप डेफिनेशन लिखें, यहाँ पे आपको समझा दिया। भ्रूणकोश की अंड कोशिका, भ्रूणकोश की अंड कोशिका से नर युग्मक का संलयन प्रथम सत्य निषेचन कहलाता है। भ्रूणकोश की अंड कोशिका से नर युग्मक यानी पहला नर युग्मक संलयित होता है तो उसे प्रथम या सत्य निषेचन कहते हैं। अब दूसरा युग्मक आता है। इसके अतिरिक्त
दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवी केंद्रक, द्विध्रुवी केंद्रक, जो आपका द्विध्रुवी केंद्रक जो इसमें था, ये द्विध्रुवी केंद्रक, दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवी केंद्रक से संयोजित होकर, द्विध्रुवी केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित युग्मनज, यहाँ पे लीजिए 3n। ये 3n क्यों लिखा? क्योंकि दो केंद्रक तो ये और एक केंद्रक आपका नर युग्मक का, तो यहाँ पर केंद्रकों की संख्या हो जाती है 3। त्रिगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, त्रिगुणित युग्मनज यानी 3n का निर्माण करता है। इस क्रिया को या यह क्रिया त्रिक संलयन कहलाती है। दोबारा देखिए, दूसरा नर युग्मक आपका द्विध्रुवी केंद्रक, ये द्विध्रुवी केंद्रक है, द्विध्रुवी केंद्रक से संयोजित होकर त्रिगुणित युग्मनज 3n का निर्माण करता है। यह क्रिया त्रिक संलयन कहलाती है। अब आगे क्या है? क्रिया तो क्या कहलाई जाएगी आपकी? त्रिक संलयन। एवं यह घटना जो होती है एवं यह घटना द्विनिषेचन कहलाती है। भाई आपने ये कह दिया कि दो द्विध्रुवी केंद्रक और एक आपका नर केंद्रक तीनों मिल गए तो आपका त्रिगुणित हो गया 3n, वो तो बात समझ में आ गई। अब ये द्विनिषेचन क्या है? देखो, पहला जो निषेचन हुआ था वो आपका अन्न कोशिका से हुआ था, और दूसरा जो आपका होता है वो द्विध्रुवी केंद्रक से होता है। तो यहाँ पर आपका 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो इसे द्विनिषेचन कहते हैं। अब द्विनिषेचन का जो अध्ययन किया था वो नवासिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा फ्रेटिलेरिया और लिलियम के पौधे में किया था। द्विनिषेचन का अध्ययन नवासिन, ये वैज्ञानिक थे, नवासिन द्वारा फ्रेटिलेरिया व लिलियम पादप पर किया। तो अभी तक आपको सिर्फ इतना बताया है कि जो घटना चक्र कहलाता है वो द्विनिषेचन कहलाता है, डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि पहला जो निषेचन होता है, पहला जो संलयन होगा वो अन्न कोशिका से होता है, और दूसरा जो संलयन होगा वो आपका द्विध्रुवी केंद्रक से होता है। तो इसमें 2 बार निषेचन क्रिया होती है, और इसका जो अध्ययन किया था वो नवासिन ने ये फ्रेटिलेरिया और आपके लिलियम के पादप पर किया। यहाँ पर नोट डाल दीजिए कि द्विनिषेचन और डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आपका एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पादपों में होता है, जबकि आपके अनावृत बीजी पादपों में क्या है? ये अनुपस्थित होता है। डबल फर्टिलाइजेशन आवृत बीजी में सामान्य का मतलब संपन्न होता है। डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन आवृत बीजों में सामान्य प्रक्रिया है, जबकि जिम्नोस्पर्म में
यह अनुपस्थित होता है। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रश्न बन जाता है आपका कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो किस वर्ग के पौधों में होता है। आवृत बीजी के वर्ग, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं एंजियोस्पर्म, इनमें डबल फर्टिलाइजेशन या त्रिक संलयन होता है। जबकि आपके अनावृत बीजी या एंजियोस्पर्म जो पौधे होते हैं इसमें आपका डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन अनुपस्थित होता है। अब इसके बाद जो होता है कि डबल फर्टिलाइजेशन हो गया आपका इस प्रकार से, और सामान्यतः इसमें पादपों में जो इसका समय जो लगता है वो 2 से 25 घंटे का समय अंतराल होता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व, देखिए जब द्विनिषेचन होता है तो ये भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है ये भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को उपलब्ध कराता है। ये भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है। पहला पॉइंट है कि द्विनिषेचन जो होता है आवृत बीजों में भ्रूण के लिए पोषक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि इसमें जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास या आप कह सकते हो नवीकरण होता है। जीव द्रव्य का पुनर्विन्यास व नवीकरण होता है। दूसरा पॉइंट लिखा है आपने कि जीव द्रव्य का इसमें पुनर्विन्यास या नवीकरण होता है। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि जो हाइब्रिड किस्म होती हैं या हाइब्रिड प्रजाति होती हैं उनके लिए संकर ओज का निर्माण करना। संकर ओज का निर्माण। तीसरा है कि आवृत बीजी पादपों में जो फल का आकार बनता है, मतलब अत्यधिक आकार के लिए आपका डबल फर्टिलाइजेशन या त्रिक संलयन अत्यधिक आवश्यक होता है। फल के अधिक आकार के लिए आवश्यक होता है। लास्ट पॉइंट लिखा है आपने कि फल के अधिक आकार के लिए आवश्यक होता है। तो ये तो हो गया आपका द्विनिषेचन का महत्व। अब बात आती है आपकी भ्रूणपोष। भ्रूणपोष जिसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। अब भ्रूणपोष क्या होता है कि आपके डबल फर्टिलाइजेशन या त्रिक संलयन में डबल फर्टिलाइजेशन या त्रिक संलयन में जो प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्र बनता है उसके दौरान, अर्थात ये कह सकते हो कि भ्रूणपोष जो होता है वो भ्रूण के लिए उपलब्ध यानी पोषक पदार्थों को उपलब्ध कराता है। त्रिक संलयन के दौरान भ्रूणपोष भ्रूण के लिए आवश्यक
पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है। त्रिक संलयन के दौरान भ्रूणपोष भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है, जिससे विकास की प्रक्रिया अर्थात भ्रूण के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो भ्रूणपोष को आपने समझा दिया कि त्रिक संलयन के दौरान भ्रूणपोष भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराता है, जो भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद जो लिखोगे आप या आप जो समझाओगे कि भ्रूणपोष जो होता है वो आपके विकास की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार का होता है। यही लिख लीजिए, भ्रूणपोष विकास की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार का होता है। भ्रूणपोष विकास की प्रक्रिया यानी उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, तो विकास की प्रक्रिया के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका केंद्रीय भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष। दूसरा जो है आपका वो कोशिकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष। और यहाँ पे तीसरा लिख दीजिए हेलोवियल भ्रूणपोष। तो भ्रूण विकास की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार से बांट दिया आपने, केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और आपके हेलोवियल भ्रूणपोष। अब पहला उठाइए आप केंद्रीय भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष जो है आपका, इसमें आपका प्राथमिक केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करता है, जो स्वतंत्र विभाजन के उपरांत आपके इसमें परिधि की ओर यानी जो केंद्रक होते हैं वो परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं और आपके मध्य में जो आपकी एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। इसका डायग्राम बना लीजिए पहले। ये केंद्रीय भ्रूणपोष की जो है जो संरचना है वो आपका इसमें ये भ्रूण या आपके स्वतंत्र केंद्रक जो परिधि में विन्यासित हो जाते हैं, या आपकी एक रिक्तिका बन जाती है मध्य में। तो केंद्रीय भ्रूणपोष जो है आपका, इसमें आप ये कह सकते हैं कि प्राथमिक भ्रूणपोष आपका या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक स्वतंत्र कोश के विभाजन करता है, जिससे अनेकों केंद्रक यानी असंख्य रूप से केंद्रक निर्माण होते हैं और यह केंद्रक आपकी परिधि में विन्यासित, ये परिधि है, परिधि में विन्यासित होते हैं और मध्य में आपकी क्या होती है, एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण होता है। तो डेफिनेशन जो आपकी प्राथमिक भ्रूणपोष, प्राथमिक
भ्रूणपोष स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन द्वारा या विभाजन करते हैं, जो परिधि में या परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। विन्यासित का मतलब विन्यासित हो जाते हैं और मध्य में एक बड़ी रेक्टिका या वैक्यूल बन जाती है। बड़ी रेक्टिका बन जाती है। तो केंद्र के भ्रूणपोष में आपने बताया कि प्राथमिक भ्रूणपोष स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन करते हैं, जो परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं। क्या विन्यासित होते हैं? केंद्र विन्यासित हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, और मध्य में एक बड़ी रेक्टिका या वैक्यूल बन जाती है। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो आपके लगभग 56% आवृतबीजी कुलों में पाया जाता है। कितने प्रतिशत? 56 यानी 56% आवृतबीजी कुलों में पाया जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो नारियल के पानी में केंद्र के भ्रूणपोष तैरते हुए दिखाई देते हैं। नारियल के पानी में केंद्रीय भ्रूणपोष तैरते हुए दिखाई देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में कि नारियल का भ्रूणपोष किसका उदाहरण है। तो नारियल का जो भ्रूणपोष है वो आपका केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। दूसरा जो भ्रूणपोष है वो आपका कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। नंबर सेकंड, कोशिकीय भ्रूणपोष। देखो कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है कि पहले समझ लीजिए, इसमें जो भ्रूणपोष का जो केंद्रक होता है वो आपके विभाजन करता है, और विभाजन के जो फलस्वरूप आपके इसमें दो प्रकार की कोशिका बनती हैं। आप ये भी कह सकते हो, ये जो कोशिका बनती हैं इसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ आपका कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। और दो प्रकार की जो कोशिका बनती हैं वो आपके एक तो आपके शीर्ष भाग में, और जो नीचे के भाग में होती हैं वो आपकी कोशिका क्या होती है, बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो कोशिकीय जो भ्रूणपोष होता है इसमें सिर्फ इतना ही लिखें, आप ज्यादा मत लिखें। इसके कोशिकीय विभाजन, कोशिकीय केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। आपकी किताब में सिर्फ इतना ही लिखा है, बस इतना ही ध्यान दीजिए कि इसमें जो केंद्रक विभाजन होता है उसके साथ साथ आपका कोशिका विभाजन भी होता है, और आपकी एक कोशिका ऊपर दूसरी कोशिका वो आपकी इस प्रकार से बनती जाती है। जैसे आप एक डायग्राम बनाइए,
ये आपका जो कोश के भ्रूण कोश होता है वो इस प्रकार से डिवाइडेशन होता है। यहाँ पर आपका केंद्रक विभाजन के साथ साथ आपका कोश के विभाजन भी साथ साथ चलता है। जैसे जैसे आपका केंद्र स्वतंत्र केंद्र विभाजन होगा उसके साथ साथ आपका ये कोश का भित्ति विभाजन भी होता है। ये आपका जो कहलाया जाता है प्रकार, ये कोश के भ्रूण कोश कहलाता है और ये अधिकांश रूप से आपके गैमोपेटैली कुल के सदस्यों में गैमोपेटैली कुल के सदस्य, इसका एक सदस्य का नाम लिख लीजिए बर्बैस्कस। या तो आप कह रही गैमोपेटैली कुल के सदस्यों में, और गैमोपेटैली कुल का जो सदस्य है वो आपका बर्बैस्कस नाम लिख दिया है। अब जो बचता है वो तीसरे नंबर का जो भ्रूणपोष है वो आपका हेलोबियल भ्रूणपोष। नंबर थर्ड हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष में आप कह सकते हैं कि ये आपका केंद्रकीय और आपका कोश के भ्रूणपोष का मध्यवर्ती है, यानी इसमें दोनों की ही क्रियाएं समाहित होती हैं। तो दोनों प्रकार के भ्रूणपोषों का ये मध्यवर्ती है। और विभाजन जो होता है इसमें आपका निवाहक की ओर आपके बड़ी कोशिका बनती है जिसमें केंद्रक मुक्त विभाजन करते हैं, और अंड द्वार की तरफ आपकी जो बड़ी कोशिका बनती है उसमें आपका भित्ति निर्माण होता है। यह दोनों प्रकार का मध्यवर्ती भ्रूणपोष है। इसके विभाजन में दो प्रकार की कोशिका बनती है। पहला लिखा आपने, ये दोनों प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है उसका मध्यवर्ती भ्रूणपोष होता है, और इसके जो विभाजन में आपके वो दो प्रकार की कोशिका बनती है, बड़ी और एक दूसरी छोटी कोशिका। तो छोटी कोशिका हमेशा आपके निवाहक की तरफ बनती है। तो जो छोटी कोशिका होती है, छोटी कोशिका निवाहक की तरफ जिसमें केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करते हैं, स्वतंत्र विभाजन करते हैं। अगली जो है आपका बड़ी कोशिका, वो आपकी अंड कोशिका की तरफ, इसमें आपका केंद्रक विभाजन के साथ साथ आपका कोश के विभाजन भी होता है। बड़ी कोशिका यहाँ निवाहक की तरफ थी, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका आपकी अंड कोशिका की तरफ जिसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो आप इसे हेलोबियल जो भ्रूणपोष है वो आप इसे पहले एग्जांपल लिख दीजिए। हेलोबियल का जो एग्जांपल है वो आपका हेलोबियल गण के जो सदस्य होते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं एक बीजपत्री पौधों
में हेलोबियल गण के सदस्य। हेलोबियल जो होता है वो एक बीजपत्री पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप के हेलोबियल गण होता है यहाँ पे ऑर्डर के सदस्य। इसका जो डायग्राम जो बनता है वो आपका डायग्राम जो बनेगा डायग्राम आपका ये अंडकोश की तरफ आपकी छोटी कोशिका और आपकी बड़ी कोशिका आपकी निवास की ओर छोटी कोशिका जिसमें आपका स्वतंत्र केंद्र विभाजन होगा, और अंडकोश की तरफ आपकी या आपकी बड़ी कोशिका जिसमें आपका केंद्र विभाजन के साथ साथ आपके कोशिका विभाजन भी या कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। दोबारा देख लीजिए, हेलोबियल भ्रूणपोष को समझें। ये दोनों प्रकार के भ्रूणपोष का मध्यवर्ती भ्रूणपोष है। दूसरा पॉइंट, इसके विभाजन में दो प्रकार की कोशिका बनती हैं। छोटी कोशिका निवाह की ओर, छोटी कोशिका जो होती है वो निवाह की ओर होती है जिसमें केंद्रक स्वतंत्र विभाजन करता है, केंद्र जो है आपका स्वतंत्र विभाजन करेगा। दूसरा है बड़ी कोशिका अंडकोश की तरफ। ये बड़ी कोशिका अंडकोशिका की तरफ होती है, बीजांड में या भ्रूणपोष में अंडकोशिका की तरफ, जिसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि स्वतंत्र केंद्र विभाजन के साथ साथ इसमें कोशिका भित्ति का भी निर्माण होता है। एक बीजपत्री पादप के हेलोबियल गण या ऑर्डर के सदस्य। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो पढ़ेंगे आप वो भ्रूण का परिवर्तन और आपके भ्रूण के परिवर्तन के साथ साथ आपके भ्रूण के प्रकार